नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमित मालवीय भाजपा का आईटी सेल चलाते हैं। उनके ऊपर आरएसएस के मेंबर शांतनु सिन्हा ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिनमें अमित मालवीय द्वारा दफ्तर में महिलाओं का यौन शोषण, उन्हें होटल में बुलाकर उनका यौन शोषण के आरोप शामिल हैं। इस संबंध में न्यूज एजेंसी एनआई की खबर इस तरह शुरू होती है। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय की कानूनी टीम ने 8 जून को आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा को कानूनी नोटिस भेजा है। पत्र में लिखा है, आरोपों की प्रकृति बेहद आक्रामक है क्योंकि उनमें मेरे मुवक्किल द्वारा कथित तौर पर किए गए यौन दुराचार का झूठा आरोप लगाया गया है। ये मेरे मुवक्किल की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक रूप से हानिकारक है, जो अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल के आधार पर एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामे एक बार फिर शर्म से सिर झुका रहे हैं। संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरगना अमित मालवीय पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। शांतनु सिन्हा का कहना है कि अमित मालवीय बंगाल के 5 स्टार होटलों में और बीजेपी दफ्तरों में महिलाओं का यौन शोषण करता है। बीजेपी नेताओं में महिलाओं की आपूर्ति करने की होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 4 सीटों सहित 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव मौजूदा मेंबर्स की मृत्यु या इस्तीफे के कारण बनी खाली सीटों पर होते हैं। उपचुनावों की अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जून है। 24 जून को मतदान पत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। उपचुनाव 10 जुलाई को होंगे और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि उपचुनाव 15 जुलाई से पहले पूरा करना होगा। मणिपुर में फिर से हिंसा की खबर आ रही है। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने सोमवार को जिरीबाम जा रहे पुलिस काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। यह घटना मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के जिले के दौरे से ठीक पहले हुई है। जिरीबाम में पिछले हफ्ते से तनाव बढ़ रहा है। हालांकि मणिपुर पिछले 1 साल से हिंसा से प्रभावित रहा है, लेकिन जिरीबाम अब तक कमोबेश शांतिपूर्ण रहा था। पिछले साल 3 मई के बाद से राज्य में हिंसा हो रही है। इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच संघर्ष के कारण 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में मोदी सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। इन फैसलों में ग्रामीण आवास से जुड़ा फैसला सबसे प्रमुख बताया जा रहा है। इससे पहले सोमवार सुबह प्रधानमंत्री पद संभालते ही पीएम मोदी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया। खबर चल रही है कि टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। इस पर आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि टीडीपी ने बहुत समझदारी का फैसला किया है। अगर स्पीकर बीजेपी का होगा तो पार्टियां तोड़ी जाएंगी, सांसद सस्पेंड किए जाएंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अगर बीजेपी समर्थन नहीं देती है तो इंडिया गठबंधन को टीडीपी के स्पीकर का समर्थन करने पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में न्यूज 18 की रिपोर्ट कहती है कि टीडीपी नरेंद्र मोदी सरकार को बाहर से समर्थन करना चाहती है। इसके साथ ही स्पीकर का पद चाहती है। टीडीपी स्पीकर पद से नीचे नहीं रहना चाहती है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही एनडीए सरकार में भारी अंतर्कलह शुरू हो गई है। भाजपा और अजित पवार गुट वाली एनसीपी के बीच खिंचाव शुरू हो गया है। इस गुट को उम्मीद थी कि रविवार को मोदी मंत्रिमंडल में उनके सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मोदी के दफ्तर से कहा गया कि राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है। अजित पवार गुट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवेंद्र फडणवीस अब इस मुद्दे पर सफाई देते घूम रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। फडणवीस ने कहा कि जब गठबंधन के साथ सरकार बनती है तो कुछ नियम तय किए जाते हैं। कई पक्ष होते हैं, एक पार्टी की वजह से नियमों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य में जब भी विस्तार होगा तो उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का वीडियो काफी वायरल किया जा रहा है, जिस वीडियो में दोनों हवाई अड्डे पर अकेले जाकर लंबे वक्त तक बातचीत करते दिखाई देते हैं। शेयर करने वाले लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के डीके शिवकुमार की चंद्रबाबू नायडू से अकेले में काफी देर बातचीत हुई है।
अब देखना है कि एनडीए सरकार कितने दिनों की मेहमान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खेल तो अब शुरू हुआ है। हालांकि इस वीडियो का 2024 के लोकसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है। ये अक्टूबर 2023 की बात है, जब 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले शिव कुमार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर नायडू से मुलाकात की थी। एक दिन पहले मोदी की सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही मंत्रिमंडल से छुट्टी पाना चाहते हैं। समझा जाता है कि त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुरेश गोपी ने अपने बिजी फिल्म शेड्यूल्स का हवाला देते हुए मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि अभिनेता के करीबी सूत्रों ने कहा है कि गोपी उन्हें कैबिनेट रैंक नहीं दिए जाने से नाखुश हैं और उन्होंने कथित तौर पर पार्टी नेतृत्व को अपनी नाखुशी बता दी है। पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है। इसके बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह ना देना क्या दिखाता है। पीएम पद की शपथ लेने के अगले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यभार संभाल लिया। आज उन्होंने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले किसानों के हित में काम करना शुरू कर दिया। मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन किया। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि एक तरफ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी ओर कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हो रहा था, तीसरी तरफ भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। हम पूछना चाहते हैं, क्या क्रिकेट व आतंकवाद एक साथ चल सकते हैं? क्या शांति लफाजी से आती है? पवन खेड़ा ने कहा है कि हमें रौब से कहा जाता है कि कश्मीर में शांति आ गई है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या शांति सिर्फ राजनीतिक लफाजी से आती है? दिहाड़ी मजदूरों के लिए शांति नहीं है, कश्मीरी पंडितों के लिए शांति नहीं है, स्थानीय नागरिकों के लिए शांति नहीं है, पर्यटकों के लिए शांति नहीं है, तीर्थयात्रियों के लिए शांति नहीं है, सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं है। क्या शांति लफाजी से आती है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर मनोज सिन्हा ने बताया कि इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों का जम्मू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा मनोज सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है ताकि जरूरतमंदों को जरूरी सहायता दी जा सके। जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भाजपा यानी मोदी शाह को नई पार्टी अध्यक्ष की तलाश है। भाजपा संगठन से इस पद के लिए 2 नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं, महासचिव विनोद तावड़े और सुनील बंसल। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने से पहले राज्य सरकार में मंत्री थे। वर्तमान में वो बिहार के प्रभारी महासचिव हैं और लोकसभा अभियान के दौरान कई प्रमुख जिम्मेदारियां संभाली हैं। हालांकि उन्हें आरएसएस से भाजपा में लाया गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह पार्टी के लिए समर्पित हो गए हैं। सुनील बंसल एक अन्य नेता हैं जो राज्य महासचिव संगठन के रूप में पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के बाद प्रमुखता से उभरे हैं। इजराइल के युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने देश की आपातकालीन सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस कदम को प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के युद्ध के बाद गजा को लेकर प्लान पर दोनों के बीच गहराते मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।